हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम अरिहंजन है और आपका स्वागत है स्टडी मटेरियल में। तो हम लोगों ने लास्ट मॉड्यूल में जो लास्ट क्लास थी मेरी, मैंने उसमें बात करी थी कैलेंडर मॉड्यूल्स के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको कलेक्शन मॉड्यूल्स के बारे में बताऊंगा, बिकॉज कलेक्शंस जो है एक तरीके से डेटा स्ट्रक्चर होता है। किसी भी आप लैंग्वेज की बात करें, जैसे अगर मैं जावा की बात करूँ तो जावा में भी कलेक्शन वहाँ पे लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे क्लास होती है, एंड उसकी हेल्प से हम कई सारे डेटा स्ट्रक्चर के जो भी ऑपरेशन है वो वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे भी हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो कलेक्शन मॉड्यूल है, जैसे कि मैंने आपको और भी क्लासेस, जैसे जब मैंने आपको डिक्शनरी बताया था वहाँ पे मैंने ऑर्डर डिक्ट की बात करी थी, एंड नेम्ड टपल की भी मैंने आपको बताया था वहाँ पे। कई सारे हमने जो मॉड्यूल्स है वो प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, एंड बट आज मैं आपको थोड़ा सा और डीप में बताऊंगा कि और कौन कौन सी क्लासेस होती हैं इसके अंदर, एंड कौन कौन से और अदर ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं इसमें। बढ़ते हैं आगे वीडियो में और देखते हैं कि हमारे पास में किस तरीके से हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला जो है मेरे पास में इंट्रोडक्शन, चलिए इसमें आप इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। द बिल्ट इन कलेक्शंस पैकेज प्रोवाइड सेवरल स्पेशलाइज्ड flexible collection types that are both high performance and provide alternatives to the general collection types of dict, list, tuple and set। जो भी हमारे जो जनरल टाइप्स, जो भी कलेक्शन टाइप्स के हमारे जो डेटा टाइप्स हैं, जैसे डिक्शनरी है, लिस्ट है, टपल्स एंड सेट है, इसके भी और अल्टरनेटिव्स जो पैकेजेस है या में और परफॉर्मेंस यहाँ पे और भी ऑपरेशंस करने हैं इन डेटा टाइप्स के थ्रू, तो हम इस कलेक्शन मॉड्यूल्स का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। ओके, द मॉड्यूल ऑल्सो डिफाइंस एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस डिस्क्राइबिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्शन फंक्शनैलिटी सच एज म्यूटेबल सेट एंड आइटम्स व्यू। इसमें हम देखेंगे बहुत सारी क्लासेस इसके अंदर अवेलेबल है, एंड इन क्लासेस के थ्रू हम बहुत ईजिली हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और इन क्लासेस के हम बारे में बात करते हैं। ओके, सबसे पहली जो क्लास है मेरे पास में कलेक्शंस डॉट काउंटर, मतलब एक कलेक्शन हमारे पास में मॉड्यूल है, मतलब एक फाइल है, एंड उसके अंदर हमारे पास में जो पहली क्लास है वो है काउंटर। ओके, काउंटर क्लास क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। काउंटर इज अ डिक्ट सब क्लास that allows you to easily count objects. Okay, it has utility methods for working with the frequencies of the object that you are counting. यहाँ पे काउंटर क्लास क्या एक्चुअली करती क्या है कि एक भाई आपको डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। ओके, एंड यहाँ पे जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उसको काउंट करेगी। तो काउंटर से अगर आप समझ सकते हैं तो भाई ये काउंटिंग का काम करती है, जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स है उसको काउंट करेगी एंड आपको डेटा प्रोवाइड करेगी इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। चलते हैं और इसके बारे में हम देख लेते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने इक्लिप्स में फाइल क्रिएट कर ली है। तो सबसे पहले में हमें क्या करना है, फ्रॉम कलेक्शंस, यहाँ पे कलेक्शंस याद रखना है आपको, इम्पोर्ट। अब यहाँ पे कौन सी क्लास करनी है, यहाँ पे मुझे क्या करनी है, काउंटर करनी है। ओके, यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस आपको मिलेगी, एंड मैं इसकी एलियाजिंग कर देता हूँ एज अ सी। ओके, यहाँ पे मैंने इसकी एलियाजिंग कर दिया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि सबसे पहले मैं प्रिंट कर लेता हूँ, एंड प्रिंट के बाद में मैं ये जो सी मतलब ये काउंटर है, एंड इस काउंटर का मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। एनोनिमस ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया, एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ एज अ लिस्ट। जैसे 1 2 3 मैंने ये एज अ लिस्ट में इसके अंदर पास कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास में लाइव कोडिंग में जो मेरे ऑब्जेक्ट, मतलब ये मेरे पास में 1 जो है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी या काउंटिंग कितनी है, 1 है। 2 की काउंटिंग कितनी है, 1 है। मतलब ये जो आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे वो एज अ की का रोल करेंगे, एंड यहाँ पे जो आपके पास में वैल्यू है वो हमारे काउंटिंग की एज अ काउंट, कितने नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। जैसे 3 है उसकी भी काउंटिंग 1 है। अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को बढ़ा देता हूँ, ओके, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ बढ़ा दी, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी आपकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी तो वो सबसे पहले जाएगा। जैसे 2 है वो 4 टाइम्स आया है तो उसकी काउंटिंग कितनी होगी, 4 हो गई, तो वो सबसे पहले जाएगा। तो ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपकी यहाँ पे वैल्यूज़ यहाँ पे अरेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे आपको कई सारे, अगर आप कंपनी, जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, उनका जब आप टेस्ट देते हैं या आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जब जाते हैं, तब भी वहाँ पे आपको ये चीज़ें का पूछते हैं कि भाई नंबर ऑफ़ आपको काउंटिंग करनी है कि कौन सा एलिमेंट कितने टाइम्स आया। तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सिंपल 1 लाइन का कोड होता है और वहाँ पे आपका ये चीज़ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्लास कौन सी है। यहाँ पे हमने काउंटर के बारे में बात कर ली है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास में है कलेक्शंस डॉट ऑर्डर डिक्ट। इसके बारे में मैंने आपको डिक्शनरी के बारे में भी बताया था। आज मैं इसको थोड़ा सा आपको डीप में बता दूंगा कि किस तरीके से और हम यहाँ पे वर्क करेंगे इसके साथ में। सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। द कलेक्शंस डॉट ऑर्डर डिक्ट class provides dictionary objects that retain the order of keys
ऑर्डर डिक्ट can be created as shown below with the series of ordered items here a list of tuple key value pairs। तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल में मैंने यहाँ पे टपल और टपल के जो की पेयर है उसको पास किया है एंड उसको लिस्ट में एज लिस्ट के अंदर पास करके मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर डिक्शनरी क्रिएट करी है। बट ऑर्डर डिक्शनरी होती क्या है वो हम पहले समझते हैं। जो ऑर्डर डिक्शनरी है उसका मेन काम ये है कि भाई आपको जो भी आपकी डिक्शनरी या आपकी कीज़ हैं, डिक्शनरी के अंदर जो कीज़ हैं उसको आपको ऑर्डर्ड में अरेंज करना है। अगर आपने डिक्शनरी के बारे में देखा होगा, जो डिक्शनरी है वो अनऑर्डर्ड होती है, वो रैंडम ऑर्डर में आपको डेटा प्रोवाइड करके देती है। बट यहाँ पे अगर आपको उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आपने फिल किया है डिक्शनरी के अंदर, अगर उसी ऑर्डर में आपको रिटेन करना है या आपको निकालना है तो वहाँ पे आपको रिट्रीव करना है, तो वहाँ पे आपको ऑर्डर डिक्शनरी का यूज़ करना है। या तो फिर आप ऐसा करेंगे कि भाई आपने एक लिस्ट बनाई है, वहाँ से उसको फैच करेंगे कि भाई फर्स्ट पोजीशन पे मेरे पास में ये की है, सेकंड पोजीशन पे ये की है, तो उस तरीके से आपको फिर डेटा रिट्रीव करना होगा। बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैक्टिक होगा आपके लिए। तो सिंपल आप क्या करेंगे, ऑर्डर जो क्लास है हमारे पास में उसका हम यूज़ कर लेंगे। तो चलते हैं और इसके बारे में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम कलेक्शंस। ओके, कलेक्शंस इंपोर्ट एंड यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ऑर्डर्ड डिक्ट। ओके, सो यहाँ पे इसका मैं एलियासिंग दे देता हूँ ओडी। ओके, सो यहाँ पे मैंने इसकी ऑर्डर्ड, 1 सेकेंड स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, सो यहाँ पे हमने ऑर्डर डिक्शनरी है उसको हमने यहाँ पे कलेक्शंस यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है। सो अब क्या करेंगे हम, प्रिंट एंड यहाँ पे ओडी एंड इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, एज अ लिस्ट, यहाँ पे मैंने लिस्ट पास की है एंड इसके अंदर मैं टपल्स पास करूँगा जो कि हमारे पास में की पेयर के फॉर्म में होंगे। जैसे मेरे पास में ये की है एंड डिक्शनरी में आपको पता है जो की होती है वो आपकी यूनिक होनी चाहिए एंड उसके बाद में हम यहाँ पे और वैल्यूज़ यहाँ पे पास कर देंगे। सो ये मेरे पास में की एंड वैल्यूज़ के पेयर में हो चुकी है। जैसे अगर मैं रिट्रीव करता हूँ तो मुझे इस फॉर्मेट में देगा। सो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ या मैं इसको ऐसा करता हूँ कि इसको एक वैल्यू के अंदर असाइन कर देते हैं अपन सिंपल। तो यहाँ पे मैं d इज़ इक्वल्स टू इसको यहाँ पे असाइन कर दिया मैंने। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड अगर मैं d को प्रिंट करता हूँ तो ये आता है एंड अगर मैं इसको फॉर लूप के थ्रू इन d डॉट आइटम्स एंड यहाँ पे मैंने आइटम्स लिया है एंड यहाँ पे i कॉमा j भी लेना पड़ेगा मुझे बिकॉज ओके। सो यहाँ पे ये हो गया एंड मैं प्रिंट करता हूँ i कॉमा j। सो देखिए यहाँ पे जिस ऑर्डर में हमने हमारी डिक्शनरी को फिल किया था उसी ऑर्डर में हमें यहाँ पे मिल गया। लाइव कोडिंग में देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो फर्स्ट की थी वो हमारी 4 थी एंड जो उसकी वैल्यू थी वो 3 थी एंड यहाँ पे भी बार थी एंड 2 थे। तो इस तरीके से ऑर्डर डिक्ट जो है वो काम करता है। सो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्लास कौन सी है। सो हमने ऑर्डर डिक्ट जो क्लास है उसके बारे में हमने बात कर ली है। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो जो नेक्स्ट है वो हमारे पास में है कलेक्शंस डॉट डिफ़ॉल्ट डिक्ट। तो ये क्या करता है वो भी देख लेते हैं। कलेक्शंस डॉट डिफ़ॉल्ट डिक्ट एंड यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री करके होता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसमें क्या होता है। रिटर्न्स सब क्लास ऑफ डिक्ट दैट हैज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर missing keys. The argument should be a function that returns the default value when called with no arguments. If there is nothing passed, it defaults to none. So यहाँ पे क्या होता है कि भाई आप डिफ़ॉल्ट जो डिक्ट है क्लास जो है उसके पैरामीटर जो आर्ग्यूमेंट्स आप देते हो उसके अंदर आप एक स्पेसिफाइड आप उसका टाइप बता देते हो कि आपको किस टाइप का आपको डेटा इसके अंदर डालना है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको एक डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी जो है वो क्रिएट करनी है। एंड यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके पास में कीज़ नहीं है, अगर कीज़ की जो वैल्यू है वो मिसिंग होती है तो वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे डाल देता है। तो उसके हम यहाँ पे भी एग्जांपल देखें किस तरीके से ये काम करता है। ओके, एंड उसके आगे पढ़ते हैं कि क्या है। अ टिपिकल यूसेज ऑफ डिफ़ॉल्ट डिक्ट इज़ टू यूज़ वन ऑफ द बिल्ट इन टाइप सच एज str, int, लिस्ट और डिक्ट एज द डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री। यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री एज आप डेटा टाइप बताते हो कि आपको किस टाइप का डेटा आपको फिल करना है। सिंस दिस रिटर्न empty types when called with no argument। जब आप no arguments अगर पास करते हो तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्या करता है वो एज अ empty ले लेता है, वो भी हम देखेंगे किस तरीके से लेता है। सो इसके एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं एंड यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट एंड यहाँ पे इंपोर्ट क्या करना है मुझे, डिफ़ॉल्ट
डिफ़ॉल्ट डिक्ट एज dd, हम लोगों ने इसकी अलियासिंग कर ली है। सो अब इसको यूज़ करना है, तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले एक डिक्शनरी यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कलर एक लिस्ट बना लेता हूँ एंड उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ डाल देता हूँ। तो मैंने एग्जांपल क्रिएट कर लिया है एंड यहाँ पे देखिए ये मैंने टपल कीज़ एंड जो कीज़ एंड पेयर है उसका मैंने यहाँ पे टपल क्रिएट किया हुआ है एंड उसके अंदर मैंने इसको लिस्ट के अंदर डाल दिया है। एंड यहाँ पे देखिए मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है इसका, जो हमारी डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी है एंड उसके अंदर मैंने एक स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे किस टाइप का डेटा डालना है। जैसे मुझे क्या डालना है, लिस्ट टाइप का डेटा यहाँ पे फिल करना है। तो मुझे यहाँ पे देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट डिक्ट एंड क्लास जो है वो डिक्शनरी की हो गई एंड यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो हो गई एम्प्टी हो गई, नन है यहाँ पे खाली है, एक तरीके से ये एम्प्टी डिक्शनरी है। ओके, एंड मुझे यहाँ पे मतलब ये जो मेरा कलर का जो डेटा है वो मुझे किस में डालना है, इस डिक्शनरी के अंदर मुझे फिल करना है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे डालना है। तो यहाँ पे मैंने 1 by 1 मतलब इसकी पहले क्या करेगा, डी ऑफ कलर मतलब यहाँ पे के जो है वो मेरे पास में की है। सो यहाँ पे इसका कलर क्या आ गया, येलो, एंड येलो की वैल्यू यहाँ पे अपेंड कर देगा एंड ब्लू की वैल्यू यहाँ पे अपेंड कर देगा। तो इस तरीके से अगर मैं इस डी मतलब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तब देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी क्लास उसकी यहाँ पे लिस्ट है एंड यहाँ पे जो एम्प्टी था यहाँ पे अब उसकी वैल्यू यहाँ पे जैसे एम्प्टी था तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पे फिल हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले येलो आया है एंड उसकी 2 वैल्यू हो गई बिकॉज यहाँ पे एज अ लिस्ट टाइप की मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। सो की मेरी हो गई येलो एंड उसकी वैल्यू हो गई 1,3। ऐसे यहाँ पे ब्लू हुई एंड ब्लू की मेरे पास में 2 वैल्यूज़ थी 2,4। आपने अगर देखा होगा जो डिक्शनरी है अगर मैं सिंपल अगर उसमें मल्टीपल कीज़ की वैल्यू अगर जो सेम की है बट उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ का अगर मैं करता हूँ तो लास्ट में जो वैल्यूज़ होती है ओके सो वो मुझे वहाँ पे मिलती है, वो ओवर राइट कर देता है उस पर्टिकुलर की जो वैल्यू है उसको ओवर राइट कर देगा। बट यहाँ पे क्या होता है उसने एज अ लिस्ट उसको डिफाइन कर दिया बिकॉज यहाँ पे हमने क्या करा था, क्लास उसकी क्या कर दी थी, डिक्शनरी सॉरी लिस्ट हमने डिफाइन कर दी थी कि हमारी जो वैल्यू होगी वो एज अ लिस्ट होगी। ओके, सो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी की बात कर ली है। सो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कलेक्शंस डॉट नेम्ड टपल। अब नेम्ड टपल क्या होता है वो हम देखते हैं यहाँ पे। नेम्ड टपल की बात कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताता हूँ कि किस तरीके से नेम्ड टपल काम करता है। सो जो नेम्ड टपल होता है, द नेम्ड टपल्स assign meaning to each position in a tuple and allows for more readable self-documenting code. They can be used wherever regular tuples are used and they add the ability to access fields by name instead of position index. So यहाँ पे क्या होता है, नेम टपल के अंदर आप सबसे पहले आप उसका एज ए टाइप डिफाइन करते हो एंड उसके बाद में आप फील्ड नेम, जैसे अगर आप समझिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ पे। सो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैंने एक यहाँ पे टाइप बता दिया है जो कि एक पर्सन है, ठीक है, एंड उसके पर्सन के पास में क्या होता है, उसकी एज होती है, हाइट होती है, नेम होती है। तो ये उसके क्या हो गए, इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई या उसकी फील्ड हो गई। एंड यहाँ पे हमारे पास में क्या करेगा, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो क्रिएट मैंने एंड किसका क्रिएट किया मैंने, यहाँ पे नेम टपल का। ओके, सो यहाँ पे जो नेम टपल है एंड इसने क्या करा है, यहाँ पे अपने एज अ टपल वैल्यू तो यहाँ पे डिफाइन करिए कि भाई मुझे सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो मेरे पास में पर्सन होना चाहिए, मतलब ये किस टाइप का आपको डिफाइन करना है। ओके, एंड ये जो क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा न्यू टपल सब क्लास। ओके, एंड किस टाइप की क्लास करेगा, जो आपने यहाँ पे इस टाइप की यहाँ पे क्लास डिफाइन रिटर्न करेगा। सो इसका एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। एंड यहाँ पे मैं एक और एग्जाम आपको जो डिस्क्रिप्शन है वो बता देता हूँ। द सेकंड आर्ग्यूमेंट इज द लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट द टपल विल हैव, मतलब जो टपल कौन सी है, मेरे पास में पर्सन एक टपल है एंड उसके पास में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ पे उसने लिस्ट में हमने डिफाइन कर दिए हैं। एंड यू कैन लिस्ट दी एट्रीब्यूट्स ऑल्सो एज ईदर स्पेस और कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग। देखिए यहाँ पे हम एज अ लिस्ट भी दे सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू भी दे सकते हैं एंड विद स्पेसेस सेपरेटेड वैल्यूज भी यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, सो इसको अब हम एग्जांपल की तरफ देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, नेम टपल को एज NP यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है एंड यहाँ पे मैं एक सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे जो मैंने यहाँ पे आपको स्लाइड में एग्जांपल दिया उसी की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया NP एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 आर्ग्यूमेंट टाइप पास करेंगे। तो देखिए अगर मैं इस पर होवर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या लेगा, डेफ नेम टपल
एंड यहाँ सबसे पहले आएगा उसका टाइप नेम, फील्ड्स अंडरस्कोर नेम्स, एंड यहाँ पे वर्बोज इज इक्वल्स टू फॉल्स, बाय डिफॉल्ट फॉल्स दिया, रीनेम इज इक्वल्स टू फॉल्स, मॉड्यूल इज इक्वल्स टू नन। सो इस तरीके से। एंड रिटर्न टाइप क्या करेगा, रिटर्न अ न्यू सब क्लास ऑफ टपल विथ नेम्ड फील्ड। जो भी हमारे पास में ये नेम्ड फील्ड है, यहाँ पे जो टाइप फील्ड आपने डिफाइन करी है, इसका ये हमें आउटपुट यहाँ पे देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे होगा। सो इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने पर्सन दिया हुआ है एंड उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो दे देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले थी उसकी एज, एंड उसके बाद में थी हमारे पास में हाइट, एंड उसके बाद थे हमारे पास में उसका नेम। ओके, सो यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर दिया। सो यहाँ पे हमने पर्सन जो है ये नेम टपल क्रिएट कर लिया है। एंड अब इसका यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। सो सबसे पहले मैं पर्सन का नेम दे देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने लिया जॉन। ओके, सो यहाँ पे लिया मैंने जॉन, एंड इसका जो पर्सन है, मतलब ये जो हमारे पास में अब एज अ क्लास अगर आप देखेंगे ना तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे अगर आप सपोज करिए कि जब मैंने आपको ओप्स पढ़ाया था, जब मैंने आपको क्लासेस से रिलेटेड कंसेप्ट बताए थे, तब मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि क्लासेस हैं, क्लास है और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ लाइव कोडिंग के सेक्शन में देखूँ अगर, तो मुझे यहाँ पे टाइप एरर आ रहा है एंड मिसिंग 3 आर्ग्यूमेंट्स, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे मुझे मिसिंग हो रहा है। तो एक तरीके से आप देख रहे होंगे कि ये मैंने पर्सन की एज अ क्लास क्रिएट कर ली है एंड उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो एज, हाइट एंड नेम है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मुझे यही चीज़ यहाँ पे शो कर रही है। सो अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 30 एंड उसकी जो हाइट है वो अगर मैं 176 दे देता हूँ, एंड उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट जो है मिसिंग आ रहा है एंड वो क्या है, नेम है। एंड अगर मैं नेम यहाँ पे दे देता हूँ जॉन, सो यहाँ पे क्या हुआ है कि जॉन का एक मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया एंड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मुझे मिल गई। एंड अगर मुझे इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है तो जैसे हम लोग क्लास में क्या करते थे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते थे उस पर्टिकुलर क्लास का, एंड उस क्लास की है उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम सारे ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर पाते थे। तो वो कैसे करते थे, तो जैसे मैंने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट, एंड उसके बाद में हम यहाँ पे यूज़ करते थे क्या, उसके जो भी टाइप्स होते थे। अगर मुझे एज एक्सेस करनी तो देखिए एज आ गई है। अगर ऐसे ही मुझे जॉन डॉट नेम, तो देखिए यहाँ पे मुझे नेम भी मिल गया। तो इस तरीके से आप नेम टपल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम नेम टपल जो क्लास है हम उसका यूज़ करते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है या नेक्स्ट क्लास कौन सी है। सो यहाँ पे हमने नेम टपल के बारे में बात कर ली है। सो मेरे पास में नेक्स्ट जो है वो कलेक्शंस डॉट डी क्यू है। तो चलते हैं डी क्यू का थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। डी क्यूज आर अ जनरलाइजेशन ऑफ स्टैक्स एंड क्यूज। द नेम इज प्रोनाउंस्ड डेट एंड इज शॉर्ट फॉर डबल एंडेड क्यू। DQs support thread safe, memory efficient appends and pops from either side of the DQ with approximately the same order of 1 performance in either direction. So जो DQ है वो एक तरीके से डबल एंडेड क्यू होता है कि आप भाई आगे से काम जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड, मतलब अगर आपने जिस हिसाब से आपने इंसर्ट किया है क्यू में एंड वहाँ से आप इधर दोनों साइड से आप जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उसको आप अपेंड भी कर सकते हैं, पॉप भी कर सकते हैं। सो इसका देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे DQ का, एंड कौन कौन से इसमें फंक्शंस भी होते हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। सो इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट DQ एज D। सो यहाँ पे मैंने ऐसे D इसको DQ को मैंने इंपोर्ट कर लिया है। ओके, सो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा है DQ इज इक्वल्स टू D ऑफ, एंड यहाँ पे मैं एक आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ ABC। ओके, सो एंड उसके बाद में वहाँ पे मैंने D ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे D एलियाजिंग नहीं करता हूँ, इसकी सिंपल DQ ही रहने देता हूँ, है ना। सो यहाँ पे इसकी DQ ही रहने देते हैं एंड यहाँ पे मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने DQ एंड ओके, सो इस तरीके से हमने इसको डिफाइन कर लिया है। एंड अब मुझे इसको इटरेट करना है या अपेंड करना है तो वो देख लेते हैं। अगर मैं इसको इटरेट करना चाहता हूँ, ओके, एंड इन DQ एंड प्रिंट I। ओके, एंड अगर आपने ये तो कर लिया, अगर मुझे यहाँ पे कुछ मेथड्स का यूज़ करना है या मुझे पॉपअप करना है या अपेंड करना है वो करना है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशन है। जैसे अपेंड है वो क्या करेगा, सिर्फ आपको लास्ट जो वैल्यू है वो लास्ट में अपेंड करेगा। अगर आपको
फर्स्ट जो आपका एलिमेंट है 0th इंडेक्स पे अगर आपको अपेंड करना है तो आप अपेंड लेफ्ट यूज़ कर सकते हैं, क्लियर है, कॉपी है एंड काउंट। जो भी आपकी हम लोगों ने जो भी लिस्ट से अगर आपने लिस्ट के आर्ग्यूमेंट्स लिस्ट के मेथड्स देखे होंगे वहाँ पे भी आपके पास में अपेंड होता था, काउंट होता था, एक्सटेंड होता था। बट आपके पास में अब दोनों साइड से मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों से आप ऑपरेशंस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए एक्सटेंड है एंड एक्सटेंड लेफ्ट भी है, मतलब अगर आपको राइट साइड एक्सटेंड करना है या लेफ्ट साइड एक्सटेंड करना है वो भी है। उसके बाद में पॉप, जब आप पॉप करते थे यूजुअली आपको राइट हैंड साइड में जो लास्ट एलिमेंट होता था लिस्ट का वो वहाँ से पॉप करता था। अगर आपको फ्रंट मतलब के बिल्कुल स्टार्टिंग इंडेक्स से अगर आपको पॉप करना है तो आप पॉप लेफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं एंड इन इनबिल्ट फंक्शंस का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जैसे अगर मुझे अपेंड लेफ्ट साइड करना है एंड अपेंड लेफ्ट साइड मुझे अगर सपोज डी करना है, देखिए यहाँ पे अपेंड डी हो जाएगा एंड मुझे यहाँ पे डी क्यू क्या मिल गया, ये देखिए ये मुझे आर्ग्यूमेंट यहाँ पे मिल गया। ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास में ये अपेंड हो चुका है और ये मुझे यहाँ पे मिल गया है। तो इस तरीके से ये डी क्यू काम करता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्लास कौन सी है। सो यहाँ पे हमने डी क्यू की बात कर ली है। हमारे पास में कलेक्शन डॉट चेन मैप, जो चेन मैप है वो क्या करती है वो देखते हैं। अ चेन मैप ग्रुप्स मल्टीपल डिस्क्स और अदर मैपिंग टुगेदर टू क्रिएट अ सिंगल अपडेटेबल व्यू। If no maps are specified, a single empty dictionary is provided so that a new chain always has at least one mapping. The underlying mapping are stored in a list. That list is public and can be accessed or updated using the maps attribute. There is no other state. The maps parameter list is ordered from first search to last search. Lookups search for underlying mapping successfully until a key is found. In contrast, writes, updates and deletion only operate only the first mapping. So chain maps सिंपल ये करता है कि भाई आपके पास में मल्टीपल डिक्शनरी है या अदर मैपिंग है, उसको आपको कंबाइन करना है या मर्ज करना है, सिंगल आपको क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आप इसके जो चेन मैप क्लास है उसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे चलते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्लिप्स में इस क्लास को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो लिखेंगे फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट, यहाँ पे लिखेंगे हम चेन मैप। सो यहाँ पे हम लोगों ने सक्सेसफुली इसको इंपोर्ट कर लिया है एंड इसको मैं एलियासिंग दे देता हूँ CM। ओके, एंड उसके बाद में यहाँ पे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली जो मेरे पास में मल्टीपल मेरे पास डिक्शनरी थी, जैसे बेस लाइन थी, फिर एडजस्टमेंट्स करके एक बेस डिक्शनरी थी एंड यहाँ पे मेरे पास में कीज एक म्यूजिक है एंड एक आर्ट जो है ये भी मेरे पास में एक की है एंड जो सेकंड डिक्शनरी है उसके अंदर भी मेरे पास में जो पहली जो की है वो मेरे पास में आर्ट है एंड जो सेकंड है वो ओपेरा है। ओके, सो इसको मुझे कंबाइन करना है, तो मैंने क्या करा है, एक CM मतलब ये मेरे पास में चेन मैप क्लास है एंड इसके ऑब्जेक्ट जो इसके पैरामीटर उसके अंदर मैंने ये दोनों क्लास को पास कर दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या मिला है, सबसे पहले मेरे पास में ओपेरा आई है एंड ओपेरा मतलब जो की है एंड उसके बाद में मेरे पास में आर्ट है, बिकॉज यहाँ पे आर्ट है एंड यहाँ पे आर्ट है, दोनों में आर्ट है। तो एंड उसके बाद में मेरे पास में म्यूजिक है। तो जो भी आप डिक्शनरी देखते हैं कि अगर आपके पास में मल्टीपल कीज होती हैं तो वो बाय डिफॉल्ट लास्ट पर ही लेता है। तो इस तरीके से हमारे पास में ये कंबाइन होकर सिंगल यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है एंड बट हमने इसको टाइप कास्ट कर दिया है लिस्ट में, तो दैट्स वाई हमें यहाँ पे लिस्ट मिल रही है। अगर मैं इसको लिस्ट को हटा देता हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे आर्ट जो है यहाँ पे मेरे पास में इसकी वैल्यू मिल गई है एंड आर्ट यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू मिल गई। अगर मैं इसको सिंपल प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको पहले तो कमेंट कर देता हूँ इस पूरे कोड को, ताकि मुझे सिंगल आउटपुट मिले एंड यहाँ पे मैंने कमेंट किया है एंड इसको मैं रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे इस तरीके से मेरे पास में आउटपुट आ गया, ये कंबाइन होके मुझे एक डिक्शनरी मिल गई है। ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से ये वर्क करता है एंड अगर मैं इसको लिस्ट में टाइप कास्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे लिस्ट में भी ये टाइप कास्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चेन मैप मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि किस तरीके से, और ये जो मैप्स जो एट्रीब्यूट है वो आपका क्या है, ये वाला है, मतलब ये जो आपने एडजस्टमेंट एंड बेस लाइन जो दिया है ये हमारे पास में एक तरीके से मैप्स जो एट्रीब्यूट हम पास करते हैं वो है। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक क्या है। सो इतने ही थे टॉपिक्स, इतनी ही थी क्लास, और भी इसके बारे में डिटेल में मैं आपको आगे की वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। सो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।